तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का टॉपिक सेल डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी दैट व्हाट इज सेल डिवीज़न। तो सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ओरिजिनेट सो डिवीज़न ऑफ प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। जो हमारे पहले से ही सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं में ही डिवीज़न हो रहा है। जो हमारे पहले से ही हमारे अंदर सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं में ही क्या होगा, डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न में सेल क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, हमें एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगी जिसको हम सेल बोलते हैं। अब वही जो हमें सेल पहले से ही प्रेजेंट है उन्हीं में डिवीज़न होना क्या कहलाता है, हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को एक और तरह से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई हमारा सेल है, इसमें इस सेल में जो हमारा पार्टिकुलर जब मान लीजिए यहाँ से हमारा ये आधे आधे में बट गया, पार्टिकुलर ये क्रोमोसोम्स का और ये साइटोप्लाज्म, यानी कि पार्टिकुलर जो क्रोमोसोम्स और जो साइटोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट है हमारा सेल में, उसी का ही क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा सेल डिवीज़न। यानी कि सेल का दो हिस्सों में ब्रेक हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा सेल डिवीज़न। ठीक है, क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म का अलग हो जाना। मान लीजिए कैसे होगा, इस सेल से हमारी ये दो सेल बन गई, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि अ, साइटोप्लाज्म जो इसमें फिल है, जो साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें फिल है, और क्रोमोसोम्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट है वो उनका क्या हो रहा है, हमारा डिवीज़न हो रहा है। उसे ही हम क्या कहेंगे, सेल डिवीज़न। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे साइटोकाइनेसिस, सेकंड होते हैं हमारे फर्स्ट होते हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस, सेकंड होते हैं हमारे साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे अंदर सेल हैं उनके क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होना। जो क्रोमोसोम्स हैं जो सेल है हमारे अंदर, उनके क्रोमोसोम्स का दो ग्रुप्स में निकल कर दो डॉटर न्यूक्ली बनाना क्या कहलाता है, हमारा कार्योकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या कहलाता है हमारा, ये वो डिवीज़न है साइटोप्लाज्म का किसी भी सेल के जो प्रोड्यूस करता है दो डॉटर सेल, और दोनों ही डॉटर सेल सिंगल डॉटर न्यूक्ली होंगी। जो साइटोकाइनेसिस है वो हमारे कैरियोकाइनेसिस के रूल को फॉलो करता है। अब आता है साइटोकाइनेसिस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कैसे होते हैं कि एक तो हमारे प्लांट सेल में होते हैं, एक हमारे एनिमल सेल्स में होते हैं। हम भी एनिमल सेल्स में आते हैं, लेकिन प्लांट सेल जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन एनिमल सेल अलग होते हैं। तो प्लांट सेल में कैसे होगा, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारे प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसे होगा, किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट मेथड के। किस मेथड के द्वारा होता है, सेल प्लेट मेथड के। कैसे होता है, देखो ये हमारी सेल है। जो प्लांट सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं उनमें हमेशा टू सेल प्रेजेंट होते हैं, टू वॉल्स होती हैं, सॉरी, वन वॉल और टू वॉल। इस वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। ये जो वॉल होगी इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होगा, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इस वाली को हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल क्या होती है, जो डेड एनिमल्स की बनी हुई होती है, जो कभी हर्ट नहीं हो सकती। अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि हमने देखी है या नहीं, तो आप सभी ने जो सेल वॉल है वो देखी होगी। कैसे, जो पेड़ होता है, एक पार्टिकुलर जो पेड़ होता है, उस पर जो बक्कल आया हुआ होता है, जिसे हम बक्कल बोलते हैं, उसकी खाल बोलते हैं ना, पेड़ की, वो ब्राउन ब्राउन से कलर का, वही हमारी सेल वॉल होती है जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है। और जो सेल वॉल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है। तो हम में जो होती है वो हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका डिवीज़न होना ईज़ी नहीं है। इनका डिवीज़न होना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक पार्टिकुलर सेल है, इसमें कैसे-कैसे होगा अब हम देखते हैं। पहले ये हमारा एक सेल वॉल है, ठीक है? इसमें हमारे दो सेल
देखो क्या होगा, हमारे जो सेल वॉल है वो कैसे होगा, मतलब सेल, सेल प्लांट सेल में बाय सेल प्लेट मेथड से होता है, कैसे होगा? देखो, ये हमारी एक कोई भी सेल है, प्लांट सेल, इसमें हमारे 2 वॉल होंगी, ठीक है? अब इन 2 वॉल्स में क्या होगा कि पहले तो हमारा ऐसे हल्का-हल्का होना स्टार्ट होएगा, फिर हमारे सा ऐसे इसी में सारा आ जाएगा, ठीक है? और फिर क्या होगा, इस इसमें ये देख लीजिए कैसे होगा, इसमें जो सारा होगा, तो लास्ट में क्या होगा, ये सारा ही इससे मिल जाएगा, ठीक है? सारा ही इससे मिल जाएगा, तो इसमें ऐसे होगा, इसमें कोई भी जो पार्शियन है आफ्टर डिवीज़न नहीं होगा, कोई भी जो अलग-अलग पार्ट्स में नहीं बटेगा, ये पार्टिकुलर एक डिवीज़न में ही हमारा ये सॉरी पार्टिकुलर एक सेल में ही ये डिवीज़न होगा। जैसे कि ये हमने देखा ये कैसे हो रहा है, पहले हमारा आधा, फिर हम उससे पहले दूसरा हुआ, फिर यहाँ हुआ, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, जो प्लांट में होता है, याद रखना सेल प्लेट मेथड से होता है, प्लांट में किससे होता है? अब एनिमल्स के अंदर देखिए कहते हो कैसे होता है। एनिमल्स के अंदर होता है बाय सेल फ्यूरो मेथड, किसके द्वारा होता है? बाय सेल फ्यूरो मेथड, सल्फ्यूरो मेथड से होता है एनिमल्स में, ठीक है? कैसे होता है कि उसमें जो हमारे एनिमल सेल होंगे, उनकी जो हमारा जो सेल होगा उसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगी, वो होगी सेल मेम्ब्रेन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनी हुई होती है और इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए हमारा पार्टिकुलर एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, इसमें हमारा होना स्टार्ट हुआ यहाँ से, क्या होगा फिर ऐसे थोड़ा 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 होगा, फिर आगे होगा ऐसे ही थोड़ा 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 होता चला जाएगा, फिर ये एक हमारा 2 में टूट जाएगा, ठीक है? 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। तो ये किस में होता है? हमारा प्लांट सेल में, ठीक है? याद रहेगा हमेशा, इसमें सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन सॉरी सेल वॉल प्रेज़ेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है, न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियर भी होता है। बट प्रेज़ेंट क्या नहीं होती है? एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेज़ेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म से बनी हुई होती है। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस। व्हाट इज़ माइटोसिस? तो माइटोसिस जो है वो एक साइंटिस्ट थे, वोल्थर फ्लेमिंग। क्या नाम था उनका? वोल्थर फ्लेमिंग। उन्होंने जो ये वोल्थर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो वर्ड है माइटोसिस वो दिया था। जो माइटोसिस है, इसमें हमारा क्या होता है, एक मदर सेल होती है, एक मदर सेल प्रेजेंट होती है, उससे 2 डॉटर सेल बनती हैं। ये हमारी मदर सेल है, ये दोनों ही हमारी डॉटर सेल है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए, इनमें क्या होगा कि जो माइटोसिस है, याद रखना जो माइटोसिस है, यानी कि जिनके साइंटिस्ट का नाम क्या है हमारा, वोल्डर फ्लेमिंग, उन्होंने बताया कि जो हमारे माइटोसिस में क्या होगा कि एक मदर सेल होगी और उससे हमारी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगी वो हमारी सेम होंगी, शेप में भी, साइज में भी और क्रोमोसोम्स नंबर्स में भी। मान लीजिए इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हैं 2n इज इक्वल टू 14, तो यहाँ भी हमारे 2n इज इक्वल टू 14 होंगे और यहाँ भी हमारे 2n इज इक्वल टू 14 होंगे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई जब मदर सेल जो है उसके पास हमारे 14 है और उसने अपने डॉटर सेल को भी 14 दिए, तो उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्योंकि उसके पास खुद के पास कितने थे? 14 क्रोमोसोम्स थे। अब उसने 14 दो को कैसे दे दिए? और हमें पता है कि माइटोसिस में क्या होगा, हमेशा सेम होंगे जो क्रोमोसोम नंबर है, शेप भी और साइज भी, एज मदर सेल जो डॉटर सेल्स हैं उनमें बिल्कुल सेम होंगे। इनको हम पढ़ेंगे, ये हमारी एक फेस के कारण होता है। इसके लिए पहले मदर सेल को अपने जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं उन्हें डबल करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जो माइटोसिस है इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। भाई देखा हमने, यहाँ भी हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम है, यहाँ भी हमारे सेम है, यहाँ भी हमारे सेम है, यानी कि 14 14 14 ही हैं हमारे, ना तो 15 हुए ना 13 हुए, मतलब कुछ ना कम ना कम ज़्यादा, ठीक है, ना तो कम ना ज़्यादा, कुछ भी नहीं हुए, एज इट इज वे क्या है, सेम प्रेजेंट हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट आता है होमोटाइपिक डिवीजन। होमोटाइपिक डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि होमोटाइपिक, होमो का मतलब होता है हमारा सेम, क्या होता है होमो का मतलब, हमारा हमेशा सेम, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रही है, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है और 14 यहाँ है, यानी कि 14 है मदर सेल में, उसके बावजूद भी जो डॉटर सेल्स है उनमें 14 14 ही बन रहे हैं। सॉरी, ये म्यूजिक लिखा गया, ये म्यूजिक नहीं है, यहाँ पर माइटोसिस है, यहाँ पर वर्ड है माइटोसिस, ऐसे यहाँ पर होम्यो नहीं है, बस होमो है, ठीक है। तो जो माइटोसिस है वो इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल्स, जो माइटोसिस है उसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम, सोमैटिक सेल्स, क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमारे वर्क करते हैं ग्रोथ और रीजनरेशन पर ऑफ प्लांट की ग्रोथ और रीजनरेशन पर वर्क करते हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं। जो एंथर और ओवेरी, ये जो दोनों पार्ट होते हैं ना, एंथर और ओवेरी, ठीक है, एंथर और ओवेरी ये दो अलग अलग पार्ट हैं प्लांट्स के, जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो एक प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बने हुए होते हैं, सोमैटिक सेल से। यानी कि अगर हम क्या पढ़ा हमने कि जो सोमैटिक सेल्स, यानी क्यों कहते हैं माइटोसिस को, क्योंकि ये ग्रोथ और रीजनरेशन पर काम करता है। और जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो किसके बने हुए हो, जो सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या होंगे, एक प्लांट में जो हमारे एंथर और ओवेरी होते हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, एक प्लांट की बॉडी में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एंथर और ओवेरी कहते हैं, वो हमारे सोमैटिक सेल से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। ग्रोथ और रीजनरेशन पर कैसे काम करेगा, ग्रोथ पर कैसे करेगा, भाई एक पेड़ है वो इतना है और फिर बाद में वो इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो यहाँ से हुआ और यहाँ तक हुआ, मान लीजिए इसमें यहाँ पर एक ऐसा कंफर्म नहीं है, बट मानने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे 4 क्रोमोसोम्स है, कितने क्रोमोसोम्स है, 4, इसके बाद इसमें हमारे क्रोमोसोम्स कितने आ गए भाई, 100 आ गए, तो क्या हुआ कि छोटे से जब वो बड़ा हुआ तो उसके सेल्स में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ कि ग्रोथ में वर्क करता है। रीजनरेशन पर कैसे करेगा, मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इसकी ये एक लीफ है, इसको हम काट देते हैं, या फिर कोई एक टहनी है पेड़ की, इसको हम काट देते हैं, आफ्टर सम टाइम स्टीम को काटने के बाद हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम वो जो स्टीम है वो हमें दोबारा दिखने लगेगी, यानी कि क्या हुआ, उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया, तो ये हमारी क्या होती है, रीजनरेशन। तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ और रीजनरेशन पर वर्क करते हैं। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे प्लांट में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिनको हम एंथर और ओवेरी कहते हैं, वो सोमैटिक सेल से ही बने हुए होते हैं। देखिए, जो हमारी माइटोसिस होती है उसमें कुछ फेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फेज होती है हमारी इंटरफेस, क्या होती है, इंटरफेस। सेकेंड फेज होती है हमारी प्रोफेज। थर्ड फेज होती है हमारी मेटाफेज। फोर्थ फेज होती है हमारी एनाफेज, ठीक है। और फिफ्थ फेज होती है हमारी टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी फेजेस होती हैं इनमें क्या क्या होता है। इनको याद करने का इजली जो तरीका है वो ये है, देखो इंटरफेस का याद करने का तो बहुत इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भाई इंटरफेस तो होगी होगी, क्योंकि हमें याद रहेगा कि पहले उसको क्या करना है, तो उस क्या करने के चक्कर में हमें याद रहेगा कि कौन सी फेज फर्स्ट होगी, ठीक है। इनको याद करने का फॉर्मूला है पीएम का असिस्टेंट, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, याद हो जाएंगी सारी। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंटरफेस की, इस वाली फेज की। इंटरफेस में क्या होगा, तो देखो इंटरफेस में क्या होगा,
मान लीजिए ये हमारी इंटरफेस है, इसमें ये है, ये हमारी एस फेस है, ये हमारी Z1 फेस है, ये हमारी Z2 फेस है, और ये सारी क्या है, इंटरफेस। और यहाँ पे फिर आ जाएंगी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलाफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, ये यहाँ इस वाले के अंदर आ जाएंगी, इस वाले पार्टिकुलर एरिया के अंदर। यहाँ पर ये इतना सारी क्या है हमारी एस फेस, ये क्या है हमारी Z1 फेस और G2 फेस। एस फेस हमारी मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज्ड फेस। G1 और G2 का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फेस। ये हमारी ग्रोथ फेस है, ये हमारी सिंथेसाइज्ड फेस है, जहाँ पर सिंथेसाइज्ड होगा यानी कि रेप्लिकेशन होना या फिर डबल होना कहना। तो एस फेस में क्या होता है, जो एस फेस होती है उसमें क्या होगा, हमारा डीएनए डबल होगा। एस फेस में हमेशा याद रखना क्या होगा, डीएनए डबल होगा। लेकिन इन दोनों ही फेसेस में हमारा आरएनए और प्रोटीन डबल होगा। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। एस फेस में हमारा डीएनए डबल होगा और Z1 और G2 फेस में आरएनए और प्रोटीन डबल होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई डबल होगा, अब हमें ये भी तो आना चाहिए कि क्यों होगा, तो क्या रीज़न है। तो रीज़न वही है कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि एक सेल होती है डॉटर और सॉरी मदर सेल, और उससे दो डॉटर सेल बनती हैं, और वो सेम क्रोमोसोम और साइज सभी में क्या रहती है, सेम रहती है। कि भाई इसके पास 14 है तो इनके पास भी कितने कितने होंगे, इनके सभी के पास कितने कितने होंगे, 14 14 होंगे, जब इसके पास 14 है। तो जब ये अपनी डॉटर सेल को 14 14 देगी, तो भाई इसको भी तो पहले 14 + 14 करने पड़ेंगे, यानी कि 14 ये कहीं से लेगी। तो उसी को ही लेने की प्रक्रिया को यानी कि डबल करना, वही डबल करना, जो प्रक्रिया डबल करने की होती है ना, वही हमारी इंटरफेस होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होगा कि मदर सेल को अपने जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल करने पड़ेंगे, और उन्हीं डबल करने की जो हमारी फेज होती है वो इंटरफेस में होते हैं, हमेशा ऑलवेज हमारे इंटरफेस में होंगे। तो इस इंटरफेस में जो एस फेस है ये हमारी फेजेस होंगी। इंटरफेस हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेती है हमारी इंटरफेस। मान लीजिए 24 घंटे में हमारी जो ये इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस पूरी हो रही है, तो उनमें से 23 घंटे एक ही लेगी। कौन वो लेगी, वो लेगी हमारी इंटरफेस। और उस इंटरफेस में भी सबसे बड़ी फेस होगी हमारी एस फेस, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी। G1 और Z2 हमारे कम लेंगे। मान लीजिए 1 घंटा तो लिया हमारा इन सारी फेसेस ने, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस ने। और उसमें से जो बचे हुए 23 घंटे हैं उनमें से मान लीजिए 3 घंटे ले लिए हमारे Z2 और Z1 ने। ठीक है, तो उसमें से जो बचे हुए 19 के 19 घंटे हैं वो कौन लेगी, हमारी एस फेस सबसे ज़्यादा लेती है जब हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये हमेशा क्या होगा, 2n होगा, याद रखना। जो हमारे माइटोसिस है उसमें हमेशा 2n होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेस। प्रोफेस में देखो क्या होगा, प्रोफेस में देखो ये इंटरफेस में हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या होगा, अब हम बात करते हैं प्रोफेस की। मान लीजिए ये हमारी इंटरफेस है, देखो एक एक को बनाकर समझेंगे सब कुछ। ये हमारी इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारी पार्टिकुलर इंटरफेस है। इसमें देखो यहाँ पर क्या ऐसे दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये है, और इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। देखो क्या होंगे, ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है हमारे, ये वाले जो होंगे ये यहाँ पर 2 होंगे, इनको हम आगे जाके स्पिंडल फाइबर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे सेंट्रोमियर है। क्या है, हमारे सेंट्रोमियर। ठीक है, आगे जाके हम इनको क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर। अभी ये सेंट्रोमियर है यहाँ पे, और ये क्या है बाहर वाला हमारा, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्ली। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और ये हमारी
सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, समझ में आ गया? ये फर्स्ट वाला समझ में आया इंटरफेस क्या है, ठीक है। और ये क्या है हमारा 2n, मैंने अभी बताया कि माइटोसिस में हमेशा 2n होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वाले की। इसके बाद आता है हमारा प्रोफेस। इसके बाद कौन सी फेस आती है हमारी? प्रोफेस। भाई अब प्रोफेस में क्या होगा? अब हमने सॉरी इंटरफेस हमने पढ़ ली है, अब हमें पता लगाना है कि हमारी प्रोफेस जो है उसमें क्या होगा। तो हमारी प्रोफेस में क्या होगा? फर्स्ट में हमारा डीएनए डबल हो चुका है। ग्रोथ फेसेस जो हैं, जो आरएनए और प्रोटीन हैं, वो भी हमारे डबल हो चुके हैं। तो अब हमारा प्रोफेस में क्या होगा? ये ये क्रोमोसोम है पार्टिकुलर, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये प्रेजेंट है। अब हमने क्या पढ़ा था? पहले हमारे क्रोमोसोम्स थे, अब वो क्रोमोसोम्स पेयर में आ जाएंगे। तो पेयर में वो कैसे आएंगे? इस तरह से कुछ, ठीक है। तरह से वो कुछ पेयर में आ जाएंगे, और ये जो सेंट्रोमियर थे वो अब यहाँ पे आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं स्प्रिंडल फाइबर। स्प्रिंडल एप्रेटस बोलते हैं इस स्प्रिंडल फाइबर से। स्प्रिंडल फाइबर भी बोलते हैं, स्प्रिंडल एप्रेटस भी बोलते हैं। क्या हुएंगे ये? स्प्रिंडल फाइबर क्या होंगे? ये स्प्रिंडल फाइबर, यहाँ पे देख लेती हूँ, ठीक है। क्या होंगे ये? हमारे स्प्रिंडल फाइबर। ये जब हमारे स्प्रिंडल फाइबर होंगे तो क्या होगा भाई? इनका काम यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये है तो सही, पर इनका यहाँ काम क्या हो रहा है? तो देखो, जैसे कि हम प्रोफेस में एंटर करेंगे तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा हमारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे? पेयर अप हो जाएंगे। जब हमारे क्रोमोसोम्स पेयर अप हो जाएंगे तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। और जब हम राइट लेट प्रोफेस में जाएंगे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए प्रोफेस है, ये हमारी प्रोसेस यहाँ से होने लगी, होते 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 यहाँ पर आ गई, यानी कि अंत में आ गई बिल्कुल। तो जब हमने लेट प्रोफेस में जाएंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स पहले ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, ऐसे थे, तो ये कैसे हो गए? पेयर अप कर गए। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इस तरह से होगी, यानी कि रोड लाइट स्ट्रक्चर हो गई। इनमें कैसी स्ट्रक्चर होगी? रोड लाइट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स थे वो हमारे थिक हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोफेस के अंत में जाते जाते पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, जो क्रोमोसोम्स हैं वो रोड लाइट स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक रोड की तरह, यानी और पेयर अप हो जाएंगे और एक रोड लाइट स्ट्रक्चर देंगे और थिक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली पार्टिकुलर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये इसमें अंदर जो है वो हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा? जब हम लेट प्रोफेस में, यानी कि इस पार्टिकुलर जगह पर जब हम पहुंच जाएंगे, जब हम इस पार्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर अप होने लगेंगे और थिक हो जाएंगे और रोड लाइट स्ट्रक्चर हो जाएगी। और क्या होगा? स्प्रिंडल एपरेटस शो होने लगेगा, ठीक है। स्प्रिंडल एपरेटस ये वाले जो थे, ये जो पार्टिकुलर हैं, ये हमें शो होने लगेंगे लेट प्रोफेस में। और क्या होगा कि ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये दोनों ही चीज़ें हमारी डिसअपेयर होने लगेंगी। याद रखना, ये दोनों ही चीज़ें हमारी डिसअपेयर होने लगेंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारी जो फेस है वो कौन सी फेस आती है? आगे फेस आती है हमारी मेटाफेस। बहुत इंपॉर्टेंट फेस है ये मेटाफेस, देख लेना इसको, मेटाफेस।
अब भाई मेटाफेस क्या होती है? मेटाफेस में देखो, इसमें जो दिखाया है वो ऐसे दिखाया है। ये हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये हमारे ऐसे हो गए। ऐसे बताओ क्यों हुए भाई? ये इधर इधर क्यों हुए? दो क्रोमोसोम्स थे। अगर हम उसी की बात, पहले तो हम इससे देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे बताया गया है, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे। स्प्रिंडल एपरेटस क्या होंगे? दिखने लगेंगे, वो तो लेट प्रोफेस में ही होंगे। तो जो स्प्रिंडल एपरेटस हैं वो हमारे क्रोमोसोम से मिल जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये जो सेंट्रोमियर हैं इनसे हमारे क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, इनको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। स्प्रिंडल फाइबर, स्प्रिंडल फाइबर जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड चीज़ के बने हुए होते हैं, ये खींचने वाले नहीं होते और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो मेटाफेस में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो होती है ऑटो ओरिजिनेशन। कौन सी होती है? ऑटो ओरिजिनेशन, ठीक है। ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इसमें ऑलवेज होती है मेटाफेस में। माइटोसिस के मेटाफेस में होगी ये हमेशा प्रोसेस, याद रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और देखो, हमने तो इस तरह से पढ़ा, इस तरह से देखा, इस तरह से हुआ। जो माइटोटिक स्पिंडल मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स थे। अब इसमें ये एक चीज़ और लिखी है, क्या लिखी है? क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। देखो इक्वेटर लाइन पे हो गए, बिल्कुल सीधे सीधे हो गए नहीं होगे इसमें, लेकिन एक बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं इक्वेटर लाइन पर कैसे होंगे। मान लीजिए हमारी ये है, ये यहाँ पर हमारे स्प्रिंडल एपरेटस हैं दोनों। यहाँ पर हमारे स्प्रिंडल एपरेटस को हम अपोजिट साइड ले जाते हैं। यहाँ पर पहले क्या प्रेजेंट थे? हमारे क्रोमोसोम्स। वहाँ पर हम स्प्रिंडल एपरेटस को ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स थे इसको इनको हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर्स थी, ये हमारे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है। एक इक्विटोरियल लाइन पर होगे नहीं होगे? ये एक इक्विटोरियल लाइन पर, इक्विटोरियल लाइन पर हमारे इक्वेटर लाइन पर या फिर इक्विटोरियल लाइन पर अरेंज हो जाएंगे। तो किस तरह से होते हैं? इस तरह से होते हैं कि मेटाफेस में जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो एक इक्वेटर लाइन पर अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से होते हैं। अगर इस तरह से थे तो उस तरह से भी हो जाते हैं, लेकिन एक डायग्राम अगर बिल्कुल डिटेल में शो करना है, क्योंकि हमें पोल के अकॉर्डिंग पता है कि भाई हमारी इक्वेटर लाइन कौन सी होती है। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसमें इक्वेटर लाइन कौन सी होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेटर लाइन यही वाली होती है, बीच का हिस्सा बिल्कुल सीधी सीधी। अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली फेस की, जो है हमारी एनाफेस। से अगली फेस है हमारी एनाफेस। एनाफेस, ठीक है। अब हमारी एनाफेस क्या होती है? एनाफेस क्या होगी कि हमारे पार्टिकुलर है, उसमें हमारे स्प्रिंडल एपरेटस हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें? हमारे क्रोमोसोम्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे क्रोमोसोम्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्या होगा कि एकदम से ये जो स्प्रिंडल फाइबर हैं इनके बीच में क्या स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा इनके बीच में। उसकी वजह से ये अपने आप को एक दूसरे की तरफ को खींचेंगे, और जब ये एक दूसरे की तरफ को खींचेंगे तो ये तो इतने स्ट्रॉन्ग है, टूट नहीं सकते स्प्रिंडल फाइबर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब ये टूट नहीं सकते तो ये क्या करेंगे? ये भाई हमारे क्रोमोसोम्स को तोड़ देंगे। तो क्रोमोसोम्स अलग क्या हो जाएगा? उनका डिवीजन हो जाएगा क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स क्या होंगे? क्रोमोसोम्स हाफ हाफ एक दूसरे अलग अलग साइड में, अनदर साइड में बट जाएंगे। इसके बाद इसी चीज को, ये जो हमारा अलग अलग होना हुआ क्रोमोसोम्स के, इस अलग अलग होने, इस ब्रेक होने को ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या कहते हैं भाई? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो याद रहेगा एक यहाँ पर एक चीज और क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। लिख देती हूँ।
क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न। ठीक है, समझ में आएगा कि उसमें हमारे जो, देखो हमने इंटरफ़ेस पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी चीज़ थी। जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो प्रेज़ेंट थे, सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, आरएनए का और प्रोटीन का। फिर हमने प्रोफ़ेस में क्या पढ़ा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन जैसे कि हमारी लेट प्रोफ़ेस में आते चले गए तो वो रोड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गए और वो थिक हो गए, ठीक है? इसमें यही पढ़ा। इसके बाद हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो था वो हमारा डिसअपियर होने स्टार्ट हो गया, और जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे, स्पिंडल एपरेटस थे, वो हमारे दिखने स्टार्ट हो गए लेट प्रोफेस में। फिर हमने मेटाफेस पढ़ा कि मेटाफेस में जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो एक इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो जाएँगे। सेंट्रोमियर जो है वो जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे आकर अटैच हो जाएँगे। ये स्पिंडल फाइबर हमारा बहुत ही एक ऐसे प्रोटीन का बना हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ना तो वो इलास्टिक होता है और ना ही वो स्ट्रेच होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो ओरिजिनेशन। फिर हमने पढ़ा एनाफेस। एनाफेस में क्या होगा कि जो वो जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो गए हैं, उनमें कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से वो एक-एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और वो तो टूट नहीं सकते स्पिंडल फाइबर, क्योंकि वो एक हार्ड प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इस वजह से वो क्रोमोसोम्स को अलग-अलग भागों में बाँट देंगे और अलग-अलग जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से टूटकर अलग-अलग हो जाएँगे अपोज़िट साइड में, और उसी ब्रेकनेस को, वही जो टूटा, उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टेलोफ़ेज़ और साइटोकाइनेस। जो टेलोफ़ेज़ है उसमें भई देखो हमारा इतना हो गया, तो उसके बाद हमारा जो टेलोफ़ेज़ है उसमें हमारा जो सेल है वो इस तरह से टूट जाएगा। कुछ इस तरह से क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका डिवीज़न हो जाएगा। बट क्रोमोसोम्स का ही डिवीज़न होगा ओनली एंड ओनली, साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है? साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न करने के लिए हमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है, और उस साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में हमारा, जैसे कि हमारा पहले प्रेज़ेंट था, हमारा जो अ, मदर सेल थी, इसी तरह से हमारी 2 डॉटर सेल्स बन जाएँगी, बिल्कुल एज़ इट इज़ मदर सेल, लेकिन 2 बनेंगी, ठीक है? ऐसे ही उसमें न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होगा, ऐसे ही उसमें क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होंगे, ऐसे ही उसमें सेंट्रोमियर होगा, ऐसे ही उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, सभी चीज़ें हमारी होंगी। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रे वापस आ जाती है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियस भी, और हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाते हैं एक मदर सेल से, साइटोप्लाज़्म का भी डिवीज़न हो जाता है। ये हमारा साइटोकाइनेसिस में होता है। और टेलोफ़ेज़ में हमारा डिवीज़न होता है केवल और केवल क्रोमोसोम्स का, सेल पीस पिंच हो जाते हैं बिटवीन, बीच में से, और क्या होता है कि जो साइटोप्लाज़्म है उसका डिवीज़न नहीं हो पाता। उसका डिवीज़न करने के लिए हमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है। समझ गए? इसके बाद हम बात कर लेते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस क्या होता है? तो जो मियोसिस है वो हमारे जो साइंटिस्ट थे जे.बी. फार्मर और जे.ई.एस. मूरे, इन्होंने दिया था। किसने दिया था? जे.बी. फार्मर और जे.ई.एस. मूरे ने हमारा मियोसिस शब्द दिया था। ये हमारा एक क्या बनाता है? 4 डॉटर सेल्स, 4 4 डॉटर सेल्स बनाता है। एक सेल से हमारी 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। मान लीजिए हमारा सेल है, इससे हमारी 1, 2, 3 और 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, और ना तो ये शेप में सेम होंगी, ना ये साइज़ में सेम होंगी, ना ये क्रोमोसोम नंबर में सेम होंगी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि यहाँ भी 14 है, तो यहाँ भी 14 होंगी, यहाँ भी 14 होंगी, पर 2 थी, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, जो मियोसिस में होता है हमारा, वो क्या होगा कि यहाँ 14 है तो यहाँ पर हमारी 7 होंगी, यहाँ पर हमारी 7 होंगी, यहाँ पर हमारी 7 होंगी, यहाँ पर हमारी, और वही सिंपल सी बात है कि इस 14 को हमारा 14 प्लस 14 करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फेस करनी पड़ती है, हमने पीछे पढ़ा था इंटरफेस, ठीक है? अब उस करने के बाद ये इनको 7 देगी, लेकिन ये हमारे क्या होंगे, ये हमारी 2n इज इक्वल टू 14 होगा, बट ये हमारे n इज इक्वल टू 14 होंगे, ये हमारे सभी क्या होंगे, n इज इक्वल टू 14। समझ में आ गया? इसकी अब हमारी फेजेस होती हैं मियोसिस की। फर्स्ट फेज होती है हमारी इंटरफेस। इंटरफेस हमें करनी पड़ती है मदर सेल को प्लस 14 और करने के लिए। इसमें अब फेजेस आती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। अब सेकंड फेजेस आती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। अब ये जो सभी हमारी फेजेस आती हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी प्रोफेज, क्योंकि इसमें हमारी 5 फेजेस और होती हैं।
इसमें हमारी 5 फेसेस और होती हैं। इसमें 5 फेसेस क्या होती हैं उनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कि इन सभी ये जो सभी हैं इनको हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है? क्या बोलते हैं इनको हम? इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है? इनको हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न है तो मीन्स है जी हमारे माइटोसिस के बिल्कुल सेम होंगी, जो हमारा माइटोसिस हमने पढ़ा था उसके सेम होंगी। लेकिन ये हमारी रिडक्शनल डिवीज़न है तो इसमें कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा हमें वही पढ़ना है। ठीक है? इसमें भी ऐसी आ जाती है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ये समझ में आ गया इतना? चलो अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस की। इसमें भी इंटरफेस वही होगा, बिल्कुल एज इट इज़ सेम होगा। और इसके बाद ये हमारी आ जाएंगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टिलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टिलोफेज और साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारा भाई आधा आधा समय लेंगी। क्या लेंगी? आधा आधा समय लेंगी ये सभी। और सारी जो सबसे ज़्यादा लेती है वो हमारी ये लेती है इंटरफेस। इस इंटरफेस में भी एस फेस सबसे ज़्यादा ऐसी होगा, एस फेस होगी। फिर यहाँ पर जी वन फेस होगी, G1। यहाँ पर हमारी G2 फेस होगी। इसी तरह से हमारी फेस होंगी, ये हमारी एस फेस होगी। इस एस फेस में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो डीएनए डबल होगा, इसमें हमारा प्रोटीन आरएनए डबल होगा। G1 और G2 में हमारे प्रोटीन और आरएनए इन दोनों का ही क्या होगा? सिंथेसाइज होगा, रेप्लिकेशन होगा, या फिर कहीं यही डबल होंगे। लेकिन जो हमारी एस फेस है इसमें हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बट इन मियोसिस हमारा 99.7% होगा। कितना होगा? 99.7। जो एस फेस थी उसमें कितना होगा? 99.7% होगा। ठीक है? याद रखना इस चीज़ को, आगे हमें ये काम देगी। इसके बाद हम प्रोफेस की बात कर लेते हैं। भाई अब हमारा प्रोफेस आ जाता है। अब प्रोफेस में भाई हमारी बहुत सारी फेजेस होती हैं। यही हमें पता लगाना है कि प्रोफेस में जो हमारी फेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। देखो अब हमारी प्रोफेस में जो टाइप होते हैं वो होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनको याद करने के लिए सबसे इजी तरीका है, कैसे याद रखेंगे? L Z P D T, यानी कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये फेजेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें क्या पढ़ना है? अगर हमें मियोसिस पढ़ना है तो मियोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है हमारी प्रोफेस की फेसिस के बारे में। प्रोफेस की फेसिस यही हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब वन बाय वन हम इन फेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि इंटरफेस में जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो 99.7% होगा ओनली। अब प्रोफेस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रोफेस फर्स्ट में हमारा क्या होगा? लिप्टोटीन होगा फर्स्ट। ये रहा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में हो क्या होगा? ये हमारी फेस है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? इस तरह से ढीले ढीले ऊन के गुच्छे की तरह। इसलिए इसको ढीले ढीले ऊन के गुच्छे की तरह हमारे ये प्रेजेंट होंगे। क्या नाम है इसका? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। इस लेप्टोटीन में हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो ढीले ढीले एक इंटरवूलन थ्रेड की तरह प्रेजेंट होंगे, और अनपेयर्ड हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और इनको हम बुकेट स्टेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये किस तरह से प्रेजेंट होंगे? ढीली ढीली ऊन के गुच्छे की तरह, जिसको हम गुलदस्ता यानी कि बुकेट स्टेज भी बोल देते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट है हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसमें ये जो न्यूक्लियस होगा ये हमारा डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद कर लेते हैं एक बार दोबारा से।
क्या चीज़ें होंगी कि ये जो इसमें क्रोमोसोम्स होंगे प्रोटीन में, ये हमारे इंटरवोलन थ्रेड की लाइक की स्ट्रक्चर की तरह हमारे प्रेजेंट होंगे। और क्या होगा कि अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे, और बुकेट स्टेज भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो किसकी तरह होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसकी तरह होंगे इसमें हमारे गुलदस्ते की तरह, तो इसको क्या बोल देते हैं, बुकेट स्टेज। अब हम सेकेंड बात कर लेते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है, जाइगोटीन ये है इसमें, जाइगोटीन में क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकी पेयरिंग होगी, उस पार्टिकुलर पेयरिंग को, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी हमेशा जाइगोटीन में, हमेशा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, और वही जो हमारी पेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस। होमोलोगस पेयर्स की होगी हमेशा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस। देखो भी क्या होगा, ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जब इनकी पेयरिंग होगी, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स वी कॉल्ड स्नैप्सिस, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस। बट इन क्रोमोसोम्स को जोड़ने के लिए एक प्रोटीन काम करता है, वो प्रोटीन जो इन क्रोमोसोम्स पर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली इनको अटैच करके रखता है कि इनमें हवा भी नहीं पास हो सकती, उस प्रोटीन का नाम होता है हमारा स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है, स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। और यही जो स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स है, यही एक प्रोटीन है जो हमारे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनको एक दूसरे से अटैच करके रखता है, और वही अटैचिंग पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा स्नैप्सिस। और ये जो प्रोटीन जो अटैच करता है, कॉम्प्लेक्स है जो, वो इसका क्या नाम है, हमारा स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ये हमेशा हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही प्रेजेंट होगा। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी के बचे हुए 3% डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा इसी फेस में होता है, जाइगोटीन फेस में। किसमें, जाइगोटीन फेस में। बहुत इंपॉर्टेंट फेस आती है, जाइगोटीन में होता है बाकी के बचे हुए 3% का रेप्लिकेशन। जो हमारी इंटरफेस थी उसमें कितना था, 99.7% था हमारा, ठीक है, याद रखना हमेशा। और बाकी के बचे हुए 3% का कहाँ होता है, हमारा जाइगोटीन में। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, बस इसमें यही होता है, इसके आगे हम पैकेटीन पढ़ेंगे। देखो पैकेटीन में क्या होगा अब हमारा, इसको पढ़ेंगे पैकेटीन को। तो पैकेटीन में ये हमारा कोई क्रोमोसोम से पार्टिकल, इसमें तो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए तो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ये मान लीजिए मैटरनल है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, सॉरी फादर है का क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम है मान लीजिए। इसमें क्या होगा, देखो जो ये दोनों हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारा कोई भी पार्टिकुलर क्रोमोसोम है मान लीजिए, ये तो हमारा सेंट्रोमियर होगा, ये हमारा क्रोमैटिड होगा, और इस पर ये ऐसे इस तरह से हमारे जीन प्रेजेंट होंगे। तो क्रोमैटिड ये हुआ और सेंट्रोमियर ये हुआ। तो एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो ये क्रोमैटिड है ये वाला और ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन जो दो हमारे जो हमारे दो ये हैं क्रोमोसोम्स, इनके जो क्रोमैटिड, ये जो क्रोमैटिड हैं इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इनके बीच के जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच का रिलेशन हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यहीं पर एक और पॉइंट होता है, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। क्रॉसिंग ओवर पॉइंट में क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होमोलोगस सेगमेंट का एक्सचेंज होना ही हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जो हमारा पैकेटिन स्टेज में होता है।
जो वेरिएशन है इसमें 0 से 50% पाई जाती है और इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट को हम चाइस्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइस्मा। देख लो। चाइस्मा कहते हैं इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट को। ठीक है, पार्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर पॉइंट को चाइस्मा कहते हैं। इसमें एक टेट्राड स्टेज भी आती है प्रोफेज की एंड में। उसमें क्या होता है कि जो पेयर होते हैं सारे, वो हमारे इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट जिसको हम चेसमेटा कहते हैं, चाइस्मा और चाइस्मेटा दोनों ही एक बात है। तो जो इस चाइस्मेटा पर आकर इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर, मान लीजिए ये हमारा एक क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है, तो इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर आकर हमारे सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। इसको हम टेट्राड स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा डिप्लोटीन। क्या आता है हमारा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में देखो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन हो जाएगा, बट किसका सेपरेशन नहीं होगा? जो हमारा ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है यानी कि चाइस्मा, इसका सेपरेशन नहीं होगा। ये जो चाइस्मा है, चाइस्मेटा है, चाइस्मा है, इसका सेपरेशन नहीं होगा। और हमारे जो दोनों क्या है, जो दोनों हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन हो जाएगा, बट एट अ क्रॉसिंग पॉइंट पर हमारा सेपरेशन नहीं होगा। और वो सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स था, जिसने हमने पढ़ा था कि हमारा एक होमोलोगस पेयर्स के बीच में एक जुड़ते हैं, ये जो होमोलॉगस पेयर्स हैं वो बनते हैं, और इन पेयर को जोड़ने का काम इनको हम सिनैप्सिस कहते हैं। जो जुड़ते हैं उस पॉइंट को तो हम सिनैप्सिस कहते हैं, लेकिन जो इनको जोड़ता है उस प्रोटीन का नाम था हमारा स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बाद में क्या होता है, यही स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। यही स्नैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स के पिघलने की वजह से जो डिप्लोटीन है उसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अलग-अलग हो जाते हैं, बट क्या नहीं हो पाता हमारा, जो क्रोमोसोम्स है उनका टर्मिनाइजेशन हो जाता है। टर्मिनाइजेशन मतलब होता है सेपरेशन। टर्मिनाइजेशन यानी कि सेपरेशन मतलब हो जाता है किनका? क्रोमोसोम्स का। बट वो जो क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है ना, पार्टिकुलर पॉइंट जिसको हम चेस्मेटा कहते हैं, चाइस्मा, उसका सेपरेशन नहीं हो पाता। उसका सेपरेशन करने के लिए हमें डाइकाइनेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं डाइकाइनेसिस की। ये डाइकाइनेसिस होगा, डाइकाइनेसिस में हमारा क्या होगा? ये हमारा है। डाइकाइनेसिस में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से भी बिल्कुल अलग हो गए, यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गए। जो चाइस्मा पॉइंट है उसका भी सेपरेशन हो गया और जो क्रोमोसोम्स हैं उनका भी सेपरेशन हो गया। और यहाँ पर वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे थिक हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर होने लगेंगे। हमें पढ़ा है पीछे भी कि प्रोफेज के लास्ट में जाने के बाद जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होने लग जाते हैं। तो डाइकाइनेसिस में हमारे इन सभी का क्या होने लगेगा? अब हम फेसेस की बात कर लेते हैं। पहले आती है हमारी मेटाफेस फर्स्ट। कौन सी? मेटाफेस फर्स्ट। मेटाफेस फर्स्ट में हमारा क्या होगा? सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल लाइन जो प्लेट है उस पर हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पर हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। इसमें हमारा स्पिंडल एपरेटस दिखने लगेगा, इक्वेटोरियल प्लेट लाइन पर अरेंज हो जाएंगे। और इसमें हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं को ओरिजिनेशन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है? को ओरिजिनेशन। ठीक है, तो हमारा ये होगा हमारा मेटाफेस फर्स्ट में। मेटाफेस फर्स्ट में हमेशा क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हमारे प्रेजेंट हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो जाएंगे और कुछ इस तरह से होंगे। वो अरेंज इस तरह से नहीं होंगे, वो हमारे इस तरह से अरेंज होंगे कुछ। मतलब एक में ही, इसमें ही दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस एक में ही एक के ऊपर अपर नीचे हो जाएंगे, दोनों इस तरह से एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाफेस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या होगा? एनाफेस फर्स्ट। एनाफेस फर्स्ट में क्या होगा कि यही होगा, इनकी एक अलग कॉपी प्रेजेंट है क्योंकि भाई ये चार चार बना रहा है, याद रखना। तो दो तो हमारे दिख रहे हैं और दो इनके पीछे हैं, और वहाँ पर एक दिख रहा था और एक उनके पीछे उनकी टू कॉपी थी। तो इस तरह से यहाँ पर दो दिख रहे हैं, तो दो इनकी टू कॉपी भी प्रेजेंट है बेटा।
इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और इनका सेपरेशन हो जाएगा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, अलग-अलग बढ़ जाएँगे, ठीक है? समझ में आ गया? आप ये हैं जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी की तरह इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे और उसमें क्या था कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में नहीं, वो बीच में से पिंच हो गए थे। ये कौन-सी फ़ेज़ में पढ़ा हमने? बताओ? एनाफ़ेज़ फर्स्ट में। अब हमारे टीलोफ़ेज़ आती है। कौन-सी फ़ेज़ आती है? अब हमारी टीलोफ़ेज़ आती है। टीलोफ़ेज़ में क्या होगा? देखो, टीलोफ़ेज़ में वही होगा कि जो सेल है वो पिंच हो जाएगा बीच में से। उधर एक-एक बना था, इधर ऐसे ही 2-2 बनेंगे, होमोलोगस पे क्रोमोसोम्स के पेयर बनेंगे। ये हमारा स्पिंडल एपरेटस होगा, इसी तरह से होगा। ठीक है? ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से हमारे बीच में से पिंच हो जाएँगे और इनकी एक 2 कॉपी हमारी प्रेज़ेंट है अलग। ये जो इसमें 2 कॉपी दिखाई जा रही है बट हमें नहीं दिखानी, क्योंकि हम सेल्फ बना रहे हैं डायग्राम, तो इसकी 2 कॉपी एक प्रेज़ेंट है। ये हमारी 2 डॉटर सेल्स नहीं बनी हैं, अभी हमारा सेल बीच में से पिंच हुआ है, लेकिन जो चाइस्मा है उसका सेपरेशन नहीं हुआ है। जो चाइस्मा है उसका सेपरेशन करने के लिए, जो चाइस्मा होता है उसका सेपरेशन करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस करानी पड़ती है। तो देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, कुछ इस तरह से होगी। ये 2 डॉटर सेल्स बन जाएँगे, ठीक है? क्या बन जाएँगे? 2 डॉटर सेल्स और इसमें जो क्रोमैटिड होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि इसमें सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें भई हमारी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है और वो भी बहुत ज़्यादा थिक, याद रखना। इस तरह से बनेंगे और यही हमारा प्रोफ़ेज़ फर्स्ट जो सेकंड है उसमें भी यही डायग्राम आता है, बिल्कुल साइटोकाइनेसिस वाला। अब इन 2 डॉटर सेल से ही हमें मेटाफ़ेज़ सेकंड, एनाफ़ेज़ सेकंड और टेलोफ़ेज़ सेकंड बिल्कुल एज़ इट इज़ एज़ मियोसिस की तरह ही करानी है। किसकी तरह? जो सॉरी, माइटोसिस जो हमने पढ़ा था, इक्वेशनल डिवीज़न, उसी की तरह इसे कराना है। पहले मान लीजिए जो मेटाफ़ेज़ सेकंड है उसमें क्या होगा देखो, 2 हमारी डॉटर सेल्स हैं, इनमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसमें हमारा स्पिंडल एपरेटस यहाँ आ जाएगा, इसकी तरफ, यही इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज कर लेगा ऐसे ही, ठीक है? ये मान लीजिए ये रहा। इनको एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज कर लेगा, ठीक है? इस तरह से होंगी 2, इनकी 2 कॉपी 2 अलग प्रेज़ेंट हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा हमारा एनाफ़ेज़ सेकंड, ठीक है? एनाफ़ेज़ सेकंड में वही होगा कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो इस तरह से दोनों ही टूट जाएँगे। तरह से ये अलग है अपने में और ये अपनी अलग है। यहीं पर स्पिंडल एपरेटस होंगे वही, फिर यही ऐसे कंट्रैक्शन होगा इनके बीच में। ठीक है? देखो, ज़्यादा क्लियरली डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे हो रहा है एनाफ़ेज़ सेकंड में। ठीक है? इसके बाद आती है हमारी टेलोफ़ेज़ सेकंड और साइटोकाइनेसिस। टेलोफ़ेज़ सेकंड में हमें सिंपल सी पता है, टेलोफ़ेज़ सेकंड में हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है, लेकिन जो हमारा साइटोप्लाज़्म होता है उसका सेपरेशन नहीं होता। तो वही होगा कि पिंच हो जाएँगे बीच में से इस तरह से 2। समझ में आ रहे होंगे आपके मेबी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से एक क्लियर डायग्राम बना के समझाऊँगी। ये हमारी क्या हैं? ये हमारे स्पिंडल एपरेटस हैं। ठीक है? पिंच हो गए जो सेल्स हैं टेलोफ़ेज़ सेकंड में जो सेल्स हैं वो पिंच हो गए, बट क्या नहीं बना पा रहे हैं? जो साइटोप्लाज़्म है वो सेपरेट नहीं हुआ है। उसका सेपरेशन करने के लिए हमें साइटोकाइनेसिस करानी पड़ती है और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि एक इससे बनेगा, एक इस वाले से बनेगा, एक इस वाले से बनेगा, इसी तरह से हमारा एक इस वाले से बनेगा हमारा, तो 4 बन जाएँगे और इनमें हमारे क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है? तो ये हमारी 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। एक मदर सेल से 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स बन जाती हैं, बट ये एन होंगी, ठीक है? क्योंकि ना तो ये सेम में, ना इस शेप में और ना तो ये सेम होंगी शेप में, ना साइज़ में और ना ही क्रोमोसोम नंबर में। तो आई होप आपके सभी के समझ में आ गया होगा। आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाऊँ। बट ओनली बीएससी एजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। किस सब्जेक्ट पर, किस पार्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ।